हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा वही सीपीसी का कंटिन्यू कर रहे हैं और आज जो है ऑर्डर नंबर 30 से हम शुरू करेंगे। ऑर्डर नंबर 30 भी एक स्पेशल सूट्स का ही टॉपिक है। सूट्स बाय और अगेंस्ट फर्म्स एंड पर्सन्स कैरिंग ऑन बिजनेस इन नेम्स अदर देन देयर ओन। होते नहीं, आपने देखे नहीं, कई सारे नाम्स होते हैं, अलग अलग स्टाइल के नाम होते हैं ना उन लोगों के। तो वो कैसे सूट करते हैं, पार्टनरशिप फर्म कैसे सूट करती है। जैसे अब एग्जांपल हमारा जो बैच है जुडिशरी मेडिसी, अगर हमने इसके नाम की कंपनी खोल ली, हम कैसे सूट फाइल करेंगे। तो वो सब चीज़ें जो हैं यहाँ पता होनी चाहिए भैया आपको। ओके, अच्छा, सबसे पहला आता रूल नंबर 1, सुइंग ऑफ पार्टनर्स इन नेम ऑफ फर्म। एनी टू और मोर पर्सन्स claiming or being liable as partners, या तो plaintiff या as a defendant carrying on business in India। अच्छा, एक फर्म है, वो एज अ प्लेंटिफ आना चाहती है, एज अ डिफेंडेंट आना चाहती है और वो इंडिया में रहती है, तो वो सू कर सकती है या सू हो सकती है फर्म के नाम पर। हम 3-4 लोग हैं हमारी टीम में, तो हम 3-4 लोग जो है फर्म बनाना चाह रहे हैं और फर्म बना के सू कर सकते हैं फर्म के नाम पर और फर्म के नाम पर सू हो सकते हैं। ओके, अब लेकिन शर्त ये है कि जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ ना, हम सारे उसमें पार्टनर्स होने चाहिए थे। ठीक है, ओके, बस ये है। एनी पार्टी टू सूट मे इन सच केस अप्लाई टू द कोर्ट फॉर अ स्टेटमेंट ऑफ द नेम्स एंड एड्रेस। अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लो ये XYZ फर्म है, ठीक है, वर्सेस ये ए नाम का प्लेंटिफ है। अब ए नाम का बंदा जो है वो कोर्ट में अप्लाई कर रहा है क्या करने के लिए कि मुझे सर नाम्स एंड नेम एंड एड्रेसेस, जितने भी लोग जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था ना, जितने भी लोग पार्टनर्स है ना, उनके सबके नाम, सबका पता चाहिए। ठीक है, और इट शुड बी फर्निश्ड एंड वेरीफाइड इन सच मैनर एज द कोर्ट में डायरेक्ट। फिर कोर्ट बोलेगा कि भैया अपना नाम और पता की पता और उनके साथ की वेरिफिकेशन फर्निश करके एक स्टेटमेंट बनाकर मुझे दो, मैं अपोजिट पार्टी को दूंगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया। XYZ के अंदर मान लो हम 2 पार्टनर्स हैं, एक A1, 3 पार्टनर्स हैं, थोड़ा सा बड़ी कर लेते हैं, A1, A2, A3। अब A3 का नाम रामलाल, श्यामलाल, मोहन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इनका नाम और इनका पता जो है स्टेटमेंट वेटमेंट बना के इसको फर्निश कर देगा कोर्ट। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे आता है कि एनी पार्टी टू सूट तो हो गया हमारे पास। सेकंड पॉइंट, हाँ, वेयर पर्सन सू और आर सूड पार्टनर्स एज अ पार्टनर्स इन द नेम ऑफ द फर्म अंडर सब रूल 1 in the case of any pleading or any other document required by or under this code to be signed, verified, certified by the plaintiff or the defendant, it shall be sufficient if such pleading or other document signed, verified, certified by any one of such persons as all partners are agents of other partners। सिंपल है। ये A1, ये A2, ये A3, ये सारे फर्म के नाम पर जो है सू कर रहे हैं या सू हो रहे हैं, तो उनको अपनी प्लीडिंग्स पे साइन एंड वेरिफिकेशन करनी होती है ना। तो उनमें से कोई भी बंदा कर दे, एक ही बहुत है। एक बंदा कर दे, फर्म के नाम पे तो कर रहे हैं, तो एक बंदा भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ अदर्स, तो अगर एक भी कर देता है तो कोई इशू नहीं होगा। ओके, चलो, अब आता है रूल 2, डिस्क्लोजर्स ऑफ पार्टनर्स नेम। अब पार्टनर्स के नेम का डिस्क्लोजर होने वाला है, क्योंकि अपोजिट पार्टी ने स्टेटमेंट मांगी थी कि मुझे सबके नाम और पता चाहिए, तो चाहिए। देखो रूल 1, वेयर अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय पार्टनर्स इन द नेम ऑफ देयर फर्म on demanding writing by or on behalf of any defendant, the plaintiffs or their pleaders shall forthwith declare in writing the names and place of residence of all the persons constituting the firm on whose behalf the suit is instituted। भाई डिफेंडेंट ने मांगा तो प्लेंटिफ इमीडिएटली लिख कर वेरीफाई करके नाम और पता अपना बता देगा, स्टेटमेंट दे देगा। स्टेटमेंट्स रिटर्न में होंगी और उसको मिल जाएंगी, डिफेंडेंट को मिल जाएंगी। ठीक है, if they fail to comply with any demand, then all proceeding in the suit may, upon the application for that purpose, be stayed upon such terms as the court may direct। अब अगर मान लो ये नहीं देते, तो वो जो डिफेंडेंट है वो एप्लीकेशन फाइल करेगा कि सर इनसे मैंने इनका नाम और पता मांगा था पार्टनर्स का, ये मुझे फर्निश नहीं कर रहे स्टेटमेंट, कृपया जब तक ये लोग फर्निश नहीं करते हैं स्टेटमेंट, आप प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दो। तो कोर्ट, अगर कोर्ट को लगा कि ठीक है स्टे लगाना चाहिए, तो कोर्ट स्टे लगा देगा। स्टोरी है सारी। ओके, आगे, विद द नेम्स ऑफ द पार्टनर्स डिक्लेयर, अगर नेम्स डिक्लेयर कर देते हैं तो सूट चलता रहेगा।
और सेम कॉन्सिक्वेंसेस सारे फॉलो होंगे जैसे कि प्लेंटिफ्स के प्लेंटिफ फॉलो होते थे। ठीक है भैया, मैं हैप्पी हूँ, अब आपने नाम मुझे बता दिया, अब आप कंटिन्यू करो। प्रोवाइडेड ऑल द प्रोसीडिंग शैल नेवरदलेस कंटिन्यू इन द नेम ऑफ द फर्म। आपने नाम में पता तो मुझे बता दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, तो आप अपना फर्म के नाम पर सूट चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टनर्स के नेम आपने डिस्क्लोज कर दिए। तो जो जो पार्टनर्स के नेम डिस्क्लोज करे गए ना, उनका नाम में हम कोर्ट में जो है, कोर्ट जो है डिक्री में डाल देगा बाद में। एक अफेक्ट ये है कि सारी प्रोसीडिंग्स ऐसे ही के ऐसे ही चलती रहेंगी, बस पार्टनर्स के जो नेम हैं जो डिस्क्लोज करे गए थे वो डिक्री में एंटर कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आता है रूल 3, सर्विस। वेयर पर्सन्स आर सूड एज पार्टनर्स इन द नेम ऑफ द फर्म। अब पार्टनर्स जो हैं फर्म के नाम पर सूट फाइल कर रहे हैं, तो सम्मन्स कैसे सर होंगे वो पता लगाना है। द सम्मन्स शैल बी सर्व्ड ईदर अपॉन एनी वन और मोर ऑफ द पार्टनर्स। अब देखो, अगर यहाँ पे क्या है, सूड है ना, डिफेंडेंट है, ए वर्सेस एक्स वाई जेड। एक्स और जेड के अंदर A1 A2 और A3 पार्टनर्स थे। इस बंदे ने सम्मन भेजना है। जैसे कि ऑर्डर 5 में बता रखा है कि अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं, मोर देन वन डिफेंडेंट्स हैं, तो सम्मन ईच डिफेंडेंट को जाता है ना। उस रूल में क्या कोई चेंज लाया है हमारा ऑर्डर नंबर 30? तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, सम्मन शैल बी सर्व्ड ईदर अपॉन एनी वन ऑफ द पार्टनर और मोर ऑफ द पार्टनर्स। तो ए नाम का बंदा इसको 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 किसी को भी सम्मन सेंड कर सकता है, एक को भी कर देगा तो भी सफिशिएंट है। ओके, इन द नेम ऑफ द फर्म है, क्योंकि अब एड और अगर मतलब पार्टनर्स को नहीं सर्व करना, फर्म को करना है प्रॉपरली, तो प्रिंसिपल प्लेस पे कुरियर कर दे जहाँ पर फर्म एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, एट द प्रिंसिपल प्लेस एट विच द पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन विद इन इंडिया। अब ये जो बेसिकली ये वाला सीन पता कब यूज़ होता है कि जब मान लो ये जो XYZ कोई मल्टीनेशनल MNC है जिसके फॉरेन में मेन हेडक्वार्टर्स है लेकिन इंडियन ब्रांच है यहाँ पर इंस्टीट्यूटेड, तो जहाँ पर भी इंडियन ब्रांच इंस्टीट्यूटेड है तो वहाँ उस प्लेस पे छोड़ा। ठीक है, क्लियर हो गया। अपॉन एनी पर्सन हैविंग एट द टाइम ऑफ सर्विस। अब विद इन इंडिया प्रिंसिपल प्लेस पे आप छोड़ कर तो आओगे, लेकिन दोगे तो किसी को, ऐसोड़ी की फेंकाओगे तो किसी को तो दोगे। तो भैया वहाँ पर जो भी केयर टेकर होगा ना, जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट संभालता है वहाँ का, उस इंडियन ब्रांच का जो मैनेजर होगा बेसिकली, जो वहाँ पे जो पार्टनरशिप बिजनेस की मैनेजमेंट या कंट्रोल संभाल रहा है, उसको दे दोगे। ठीक है, एज द कोर्ट में डायरेक्ट and such service shall be deemed as good service upon the firm so sued whether all or any of the partners are within or without India। तो इंडिया में है पार्टनर सारे के सारे, नहीं है सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने जो सर्विस करी है वो गुड सर्विस करी है। ठीक है, चलिए आगे आता है, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ द पार्टनरशिप व्हिच हैज बीन डिसॉल्व्ड टू द नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब क्या हुआ कि जो पार्टनरशिप फर्म थी वो डिसॉल्व हो गई और सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले हो गई, और इस बात की जानकारी प्लेंटिफ को थी, तो सम्मन जो है हर पर्सन को जाएंगे जो भी इंडिया के अंदर है, whom it is sought to make liable, ऑर्डिनरी डिफेंडेंट की तरह, क्योंकि अब फॉर्म तो रही नहीं। अब तो रूल ऑर्डर 5 जो है वो फॉलो करा जाएगा, है ना, कि जहाँ पे सारे डिफेंडेंट्स होते हैं तो सभी को ही सम्मन जाते हैं ना, तो यहाँ पे तो सारे डिफेंडेंट्स लायबल होने चाहिए, जो आपको लायबल ठहराने हैं तो उनके खिलाफ सेपरेटली सम्मन आप सेंड करोगे। ओके, अब आगे देखते हैं रूल नंबर 4, राइट ऑफ सूट ऑन डेथ ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स की मौत हो गई तो क्या होगा, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 45 ऑफ द एविडेंस एक्ट। यहाँ पर क्या होता है कि ये कहता है कि आपको LR को इंप्लीड करना होता है अगर आपकी प्लेंटिफ की जो है डेथ हो जाती है। ठीक है, LR को इंप्लीड तो करना होता है, तो पार्टनर्स के केस में क्या LR को इंप्लीड करना है कि नहीं, ये देखते हैं। Where 2 or more person may sue or be sued in the name of the firm under the foregoing provisions। अच्छा, एक और बात बता दूं, जब भी किसी की शुरुआत नॉट स्टैंडिंग से होती है ना, उस चीज को कहते हैं नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज। ठीक है, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज, क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं, where 2 or more persons may sue or be sued in the name of the firm under the foregoing provisions and any of the such person dies whether before the institution or during the pendency of suit, it shall not be necessary to join the LR of the deceased as a partner to the suit, as a party to the suit। ठीक है, तो अगर किसी पार्टनर की मौत भी हो जाती है तो नेसेसरी नहीं है LR को इम्प्लीड करना। ठीक है, लेकिन अगर मान लो LR की जो राइट है वो प्रेजुडिस हो जाए, एनी राइट टू विच LR may have
ठीक है, देन ही हैज अ राइट टू अप्लाई टू बी मेड एज अ पार्टी टू द सूट एंड टू एनफोर्स एनी क्लेम अगेंस्ट द सर्वाइवर और सर्वाइवर्स। ओके, तो वो क्लेम इन्फोर्स कर सकता है अगर उसकी कोई भी राइट है और वो उसको पार्टी बना के सूट की, तो वो उस फर्म से जो भी उसकी राइट बनती है वो क्लेम कर सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नोटिस इन व्हाट कैपेसिटी सब, वेयर अ समन इज इशूड टू अ फर्म एंड इज सर्व्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय रूल 3। अगर रूल 3 के अकॉर्डिंग जो है समन सर्व करे गए हैं, ठीक है, तो एवरी पर्सन अपॉन होम इट इज सर्व्ड, उसको नोटिस दिया जाएगा एक राइटिंग के अंदर कि एट द टाइम ऑफ सच सर्विस वेदर ही इज सर्व्ड एज अ पार्टनर और एज अ मैनेजर। ठीक है, जब भी आप जाओगे, जैसे एग्जांपल ये सर्विंग ऑफिसर, ये ब्रांच थी इंडियन हेडक्वार्टर, इंडियन क्वार्टर बेसिकली, यहाँ पे जो मैनेजर था हमने उसको सम्मन दे दिया। सम्मन के साथ हम नोटिस देंगे कि आपको जो बुलाया जा रहा है वो किस लिए बुलाया जा रहा है। तो जो है नोटिस में हम आपको बोल देंगे कि आपको किस आपको कैसे सर्विस हम सर्व कर रहे हैं, क्या आपको एज अ पार्टनर सर्व कर रहे हैं या आपको एज अ सिर्फ मैनेजर सर्व कर रहे हैं। ठीक है, एवरी पर्सन अपॉन होम इट इज सर्व्ड shall be informed by the notice in writing given at the time of such service that whether he is served as a partner or he is just a person having the control or management of the partnership business, या फिर both। ठीक है, और अगर नोटिस अगर आपने सर्व नहीं करा है, अगर आपने उस बंदे को नोटिस सर्व नहीं करा है, तो हम मान के चलेंगे कि आपने उसको एज अ पार्टनर सर्व करा था। ठीक है, तो मैं ये हूँ ए, मैंने एक्स वाई जेड के A1 A2 को सर्व करा नोटिस, तो नोटिस मैंने कैसे सर्व करा है, एज अ पार्टनर करा है या एज अ सिर्फ कंट्रोल और मैनेजमेंट के लिए आपको सर्व करा गया। हमें लगता है कि आप सिर्फ कंट्रोल और मैनेजमेंट संभालते हो तो आपको वैसे सर्व करें। ठीक है, तो अगर हमने सर्व नोटिस नहीं करा तो हम मान के चलेंगे कि हमने आपको एज अ पार्टनर सर्व करा, मतलब कोर्ट मान के चलेगा कि ए ने इनको एज अ पार्टनर सर्व करा। ओके, अब आता है अपीयरेंस ऑफ पार्टनर। रूल 6, where persons are sued as a partner in the name of the firm, they shall appear individually in their own names। वो अपने अपने नेम में ही आएंगे, लेकिन जो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स होंगी वो फर्म के नाम पे कंटिन्यू हो सकती हैं। वो आएंगे तो अपने अपने नेम पे, लेकिन जो प्रोसीडिंग्स होगी वो फर्म के नाम पे कंटिन्यू हो जाएगी। तो नो अपीयरेंस एक्सेप्ट द पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स नहीं है वो तो उनका अपीयरेंस नहीं होगा। Where someone is served in the manner provided by Rule 3 upon a person having the control or management of the property business, तो अगर वो बंदा जो है वो पार्टनर ही नहीं है, वो बंदा जो है वो सिर्फ कंट्रोल संभालता है, मैनेजमेंट संभालता है, तो फिर उसकी अपीयरेंस तो हमें चाहिए ही नहीं है। वो तो वैसे ही कि वैसे ही अपने पार्टनर को बताए ना, जिस जो भी पार्टनर है फर्म का उसको भेजे। ठीक है, अनलेस ही इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म बीइंग सूड, तो जिस फर्म पे हमने सू करा है उसके कोई पार्टनर आए, तो ये जो बंदा है हमारा कंट्रोल और मैनेजमेंट संभालता है, ये तो बस एक तरह से वो पोस्टमैन का काम कर रहा है कि हाँ अपने मालिक को बता दियो कि सम्मान दे दिया इधर को, तो उसको आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको अलाउ कर रखा है कि तुम आ जाओ। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब आता रूल 8, अपीयरेंस अंडर प्रोटेस्ट। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो पार्टनर आ रहा है ना रूल 3 के अंदर, वो अपीयर तो हो रहा है, लेकिन वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि सर मैं पार्टनर नहीं था, मैं मटेरियल टाइम पे पार्टनर नहीं था पार्टनरशिप फर्म का। तो अपीयर हुआ, तो उस टाइम पे जब वो अपीयर हुआ तो या तो प्लेंटिफ या तो जो बंदा खुद अपीयर हो रहा वो किसी भी टाइम पे हियरिंग की डेट फिक्स होने से पहले पहले या सूट के फाइनल डिस्पोजल से पहले पहले, ठीक है, वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट में डिटरमाइन करने के लिए कि क्या वो वाकई पार्टनर है नहीं है। अगर मान लो एप्लीकेशन पे कोर्ट ने बोल दिया कि ही वॉज द पार्टनर, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो डिफेंस नहीं देगा अपना कि सर मेरी मानता हूँ मैं पार्टनर हूँ, चलो आपने डिक्लेयर कर दिया मुझे पार्टनर हूँ मैं, लेकिन मेरी फर्म के प्रति कोई लायबिलिटी नहीं है जो आप एज अ क्लेम अगेंस्ट जो मेरे जो जैसे ए ने एक्स वाई जेड के अगेंस्ट क्लेम करा, तो इस क्लेम के अंदर जेड नाम का जो बंदा था या A3 नाम का जो बंदा था उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। आपने डिक्लेयर कर दिया मुझे पार्टनर था, मैं पार्टनर था, लेकिन मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, मैं इसके ऊपर एविडेंस दे सकता हूँ, आप मुझे प्रेक्लूड नहीं कर सकते। ओके, इफ द कोर्ट हाउएवर होल्ड्स दैट सच पर्सन वाज नॉट अ पार्टनर, तो फिर ठीक है बात खत्म हो जाती है। तो प्लेंटिफ को प्रेक्लूड कर दिया जाएगा कि भैया तुम सम्मन इशू करो, सूट चलाओ, लेकिन इस बंदे के खिलाफ को तुम कोई लायबिलिटी नहीं करोगे क्योंकि ये तो पार्टनर था ही नहीं। ठीक है, बट इन दैट इवेंट द प्लेंटिफ शैल बी प्रेक्लूडेड फ्रॉम एलिजिंग द लायबिलिटी ऑफ दैट पर्सन एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री दैट मे बी पास्ड अगेंस्ट द फर्म। अगर फर्म के अगेंस्ट डिग्री पास होती है तो तुम इससे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये पार्टनर नहीं था, तो इसको तुम एग्जीक्यूशन के लिए लायबल नहीं ठहरा सकते। ओके, अब आता है रूल नंबर 9, सूट बिटवीन को पार्टनर्स। देखो यहाँ पर क्या है कि एक फर्म है
और उसके पार्टनर्स हैं, या पार्टनर वर्सेस पार्टनर है, ऐसा सूट चल रहा है, ठीक है, चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। द ऑर्डर शैल अप्लाई टू सूट्स बिटवीन अ फर्म एंड its पार्टनर और पार्टनर्स और पार्टनर वर्सेस पार्टनर, बट नो एग्जीक्यूशन शैल बी इशूड इन सच सूट एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ द कोर्ट। एग्जीक्यूशन जो है, सूट चला लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है वो कोर्ट के परमिशन से होगी, क्योंकि क्या पता पार्टनर पार्टनर में कोलिजन हो जाए, है ना। एंड ऑन एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू इशू सच एग्जीक्यूशन, जब आप एप्लीकेशन फाइल करोगे कि सर हमें, सर प्लीज हमें परमिशन दे दीजिए एग्जीक्यूशन करने की, हम करना चाहते हैं, क्योंकि कोलिजन के चांसेस होते हैं, इसलिए कोर्ट की लीव लेना जरूरी है यहाँ पे। और जितने भी अकाउंट, जितनी भी इंक्वायरी होगी वो डायरेक्ट करी जाएगी, और उसी के बेसिस पे डायरेक्शन दिया जाएगा कि एग्जीक्यूशन करना है नहीं करना। ओके, अच्छा, सूट अगेंस्ट पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इन द नेम अदर देन इज ओन, यहाँ पर वो आगे स्टाइलिश बंदे होते हैं ना, जो जैसे कोई एग्जांपल मान लो कि कैफे का नाम मान लो जक्स पक्स कैफे, ठीक है, अब जक्स पक्स कैफे क्या ही नाम है ना, कूल सा नाम होता है, तो जुडिशरी में डीजी जैसा हमारा नाम है तो आप ऐसे इनके नाम पे भी सू कर सकते हो। एनी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इन द नेम और स्टाइल अदर देन इज ओन नेम और HUF कैरिंग अ बिजनेस अंडर एनी नेम that may be sued in such name or style as if it were a firm name। एंड इन जितने भी हमारे जो रूल्स अभी ऑर्डर में थे वो सारे के सारे उस पर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक पार्टनरशिप फर्म का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। स्पेशल सूट्स की सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे कल, बाकी जो लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे। तो बने रहिएगा चैनल पे और पढ़ते रहिए और समझते रहिए और अपना गोल जो है अचीव करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।